नमस्कार साथियों, मेरा पाठशाला परिवार पे आपका हार्दिक स्वागत है। और आज अपन इस सेशन में करेंगे आरएस प्री में पिछले वर्षों के पेपर में पूछे गए अर्थव्यवस्था से संबंधित जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो क्वेश्चन अपन आज 5 क्वेश्चन आज अपन इस सेशन में सोल्व करेंगे। उसमें समझेंगे कि किस टाइप के आरएस प्री में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। इससे पता चलेगा कि अपने को किस तरह के क्वेश्चन आते हैं और उनका किस तरह से अपन आंसर दे सकते हैं। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किसे जीएसटी के दायरे में नहीं रखा गया है। सबसे पहली चीज जीएसटी क्या है। जीएसटी है 2017 में 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था। सभी अप्रत्यक्ष कर जो इनडायरेक्ट टैक्सेस, जितने भी प्रकार के इनडायरेक्ट टैक्सेस थे उन सबको मिलाकर एक टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस, एक देश एक टैक्स की तर्ज पे जीएसटी लागू किया गया था 1 जुलाई 2017 से। उसमें कौन सी चीज़ है जो इसके दायरे में आ रही है। इसका क्वेश्चन ये है कि किससे जीएसटी के दायरे में रखा गया है। तो 1 जुलाई 2017 से जो जीएसटी लागू हुआ था गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस, उसको कौन सा इनमें से निम्न में से कौन सा है वो जीएसटी के दायरे में। मानवीय उपभोग के लिए शराब, विद्युत, पेट्रोलियम उत्पाद और घी है वो जीएसटी के दायरे में आता है। ये 3 ही प्रोडक्ट है जो जीएसटी के दायरे में नहीं आते। मानवीय उपभोग के लिए शराब, विद्युत और पेट्रोलियम उत्पाद है वो आज भी जीएसटी के दायरे में नहीं है। इन पे अलग से एक्साइज ड्यूटी और वेट जो है वैल्यू एडेड टैक्सेस वो लागू होते हैं। इस पर एक्साइज ड्यूटी आज भी लागू है, इस पर एक्साइज ड्यूटी और वेट लागू है, इस पर भी राज्य सरकार के अनुसार वेट लागू है। तो ये 3 ऐसे प्रोडक्ट है जो आज भी जीएसटी के दायरे में शामिल नहीं है। बाकी सभी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज है उनको जीएसटी के दायरे में लिया गया है। और 1 जुलाई 2017 को जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स लागू किया गया था। सभी अप्रत्यक्ष करों को मिलाकर एक टैक्स बनाया गया था। और जीएसटी टैक्स जो है वो कनाडा का जो उपभोग वेट था, कनाडा का जो उपभोग वेट था उसके उस मॉडल के आधार पर लागू किया गया, उस मॉडल के आधार पे तैयार किया गया। कनाडा के वेट के आधार पे इसको बनाया गया, लागू किया गया है। तो इसका आंसर है घी है वो जीएसटी के दायरे में रखा गया है। बाकी तीनों ही प्रोडक्ट शराब, विद्युत और पेट्रोलियम उत्पाद है जीएसटी के दायरे से बाहर है। भारत में संगठित मुद्रा बाजार का अत्यधिक अस्थिर भाग कौन सा है। यहाँ पे अत्यधिक अस्थिर भाग से मतलब है कि जिसमें उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा होते हो, कि किसी समय में बहुत ज़्यादा मांग होती है तो किसी समय में कम मांग होती है। वो एक तरह से अस्थिर होता है, पूरे साल उसकी मांग है एक जैसी नहीं रहती। ये सीजनेबल के हिसाब से होती है, जब मौसमी सीजन के हिसाब से जब डिमांड कभी ज़्यादा होती है तो कभी कम होती है। सबसे ज़्यादा उतार चढ़ाव डिमांड में, सबसे ज़्यादा उतार चढ़ाव किस में होता है। संगठित मुद्रा बाजार जो आरबीआई के द्वारा कंट्रोल होता है, वो बाजार मुद्रा बाजार जो आरबीआई द्वारा कंट्रोल होता है, उस संगठित मुद्रा बाजार में सबसे ज़्यादा अस्थिर भाग किसका है। तो सबसे ज़्यादा जो अस्थिर भाग है वो है कोल मनी मार्केट या याचना मुद्रा बाजार का। कोल मनी या याचना मुद्रा बाजार है, उसकी मांग है वो सीजनेबल होती है, कि कभी बहुत ज़्यादा होती है तो कभी कम होती है, सीजनेबल होती है। बाकी सभी की डिमांड जो है वो लगभग साल भर एक जैसी रहती है। सरकारी प्रतिभूति बाजार में ट्रेजरी बिल को शामिल किया जाता है। सरकारी प्रतिभूति बाजार में ट्रेजरी बिल, व्यापारिक बिल, कॉमर्शियल पेपर और एक्सचेंज बिल ऑफ एक्सचेंज, जमा प्रमाण पत्र, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट जो 1 लाख के गुणक में इशू किया जाता है, 1 लाख को 1 लाख के गुणक में, और 7 दिन से 1 वर्ष की इसकी अवधि होती है, 7 दिन से 1 वर्ष की अवधि होती है। व्यापारिक बिल या बिल ऑफ एक्सचेंज जो देने वाले की तरफ से लेने वाले को लिखा जाता है, जिसपे लेने वाला उस पर सहमति देता है कि मैं इस तारीख को इतना पेमेंट का भुगतान करने का वचन देता हूं। और ट्रेजरी बिल जो होता है वो गवर्नमेंट को अगर शॉर्ट टर्म के लिए फंड की जरूरत होती है तो आरबीआई गवर्नमेंट के बिहाफ पे मार्केट से पैसा लेती है। जो चारों ही इंस्ट्रूमेंट है वो मनी मार्केट या मुद्रा बाजार के इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन सबसे ज़्यादा अस्थिर जो होता है वो याचना या कोल मनी मार्केट जो होता है, उसमें सबसे ज़्यादा उतार चढ़ाव होता है कि कभी डिमांड बहुत ज़्यादा और कभी बहुत कम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपभोक्ता कीमत सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति की दर बढ़ती है, कि उपभोक्ता कीमत सूचकांक के आधार पर जो मुद्रास्फीति है वो कब बढ़ती है। कौन सी प्रक्रिया जो आरबीआई के द्वारा, ये आरबीआई के द्वारा क्रेडिट पॉलिसी के कंपोनेंट्स या पॉइंट है जिसमें से कौन से के आधार पे मुद्रास्फीति की दर है वो बढ़ती है। इसमें या तो कमी हो सकती है या बढ़ती है। तो इसमें इसने पूछा है कि कौन सी दर से मुद्रास्फीति की दर बढ़ती है। बैंक दर कम कर दी जाती है। बैंक दर क्या होती है, जिसपे आरबीआई बैंकों को जो सिलेक्टेड अच्छी कैटेगरी के जो व्यापारिक बिल होते हैं उनके ऊपर
डिस्काउंटेड रेट पे लोन आरबीआई बैंकों को देती है बिल ऑफ एक्सचेंज के अगेंस्ट में, जो मान्यता प्राप्त प्रतिभूति हैं उनके आधार अगेंस्ट में आरबीआई द्वारा बैंकों को लोन दिया जाता है, उसको बोलते हैं अपन बैंक रेट। अब बैंक रेट अगर कम कर दी जाएगी तो क्या होगा, मार्केट में लोन है वो लोन सस्ता होगा। लोन क्या होगा, सस्ता होगा। लोन सस्ता होगा तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोन लेंगे, तो उसके आधार पे मार्केट में महंगाई बढ़ेगी, क्योंकि लोगों के पास में पैसा होगा तो प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ेगी, और डिमांड बढ़ेगी तो क्या होगा, मुद्रास्फीति है वो इंक्रीज होगी या बढ़ेगी। तो यहाँ पे क्वेश्चन में भी यही पूछा है कि उपभोक्ता कीमत सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति की दर बढ़ती कब है। तो बैंक दर जब कम कर दी जाती है तो मार्केट में मनी का फ्लो है वो बढ़ जाता है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट कम होने की वजह से लोन सस्ते होंगे, और लोन सस्ते होने की वजह से मार्केट में है लोन की डिमांड बढ़ जाएगी। लोन की डिमांड जब बढ़ेगी, लोन ज़्यादा दिया जाएगा तो लोगों के पास में पैसा आएगा, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा वो डिमांड प्रोडक्ट्स की डिमांड करेंगे और उसकी वजह से महंगाई बढ़ेगी। रिवर्स रेपो दर, रिवर्स रेपो दर वो रेट इंटरेस्ट रेट होती है जिसपे आरबीआई बैंकों से लोन लेती है। नॉर्मली क्या है कि अगर बैंकों के पास में एक्सेस कैश ज़्यादा है, मार्केट में लोन की डिमांड कम है, तो उस एक्सेस कैश को अगर आरबीआई में वो जमा करवाते हैं तो आरबीआई जो रेट देती है बैंकों को उसको बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट, जिसपे आरबीआई बैंकों से लोन लेती है। बैंकें अगर एक्सिस फंड जो आरबीआई के पास में जमा करती है उस पर जो लोन इंटरेस्ट रेट मिलती है उसको बोलते हैं रिवर्स रेपो। वैधानिक तरलता अनुपात या एसएलआर, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो एसएलआर, ये दो तरह के रेशियो होते हैं, एक सीआरआर और एक एसएलआर। ये दो चीज़ें बैंक में दो रेशियो लागू किए जाते हैं। सीआरआर होता है कैश रिजर्व रेशियो और एसएलआर होता है वैधानिक तरलता अनुपात। सीआरआर का मीन्स है कि जो भी बैंकों की नेट डिमांड डिपॉजिट है उसका कुछ परसेंटेज भाग आरबीआई के पास में कैश में रखना पड़ता है। इसमें किसके पास में, आरबीआई के पास में। सीआरआर में आरबीआई के पास में कैश के फॉर्म में रखना पड़ता है। किस फॉर्म में, कैश के रूप में कुछ प्रतिशत भाग नेट डिमांड का आरबीआई के पास में रखना पड़ता है, उसको बोलते हैं सीआरआर, कि अपनी कुल जमा का कुछ प्रतिशत भाग कैश के रूप में आरबीआई के पास में रखते हैं। और वर्तमान में इसकी दर जो है वो 4.5% है। 4.50 सीआरआर वर्तमान में है। और वैधानिक तरलता अनुपात या एसएलआर वो होता है जिसमें कुछ नेट डिमांड का कुछ प्रतिशत भाग तरल संपत्तियों के रूप में कैश या नियर बाई कैश के फॉर्म में बैंकों को अपने पास में रखना पड़ता है। सीआरआर किसके पास में रहता है, आरबीआई के पास में। लेकिन एसएलआर है बैंकों को अपने पास में कैश या कैश के नज़दीकी जो सिक्योरिटीज मान्यता प्राप्त जो गवर्नमेंट अप्रूव्ड सिक्योरिटीज है उनके फॉर्म में रखना पड़ता है। गोल्ड हो सकता है उसमें, या फिर उसके में फॉरेन एक्सचेंज हो सकता है, या कुछ ऐसी संपत्तियां जो गवर्नमेंट द्वारा अप्रूव्ड हो वो उसको अपने पास में रखना होता है, और जिनको आसानी से लिक्विडेट करवाया जा सकता है, जिनको आसानी से मार्केट में बेच के तुरंत फंड इकट्ठा किया जा सकता है, उसको बोलते हैं वैधानिक तरलता अनुपात। नेक्स्ट है रेपो दर। रेपो दर, रेपो रेट वो होती है जिसपे बैंक आरबीआई से लोन लेती है। रिवर्स रेपो में आरबीआई बैंकों से लेता है, और रेपो दर में बैंक आरबीआई से अगर लोन लेती है उस पर जो रेट लगती है उसको रेपो रेट कहते हैं। तो मुद्रास्फीति कब बढ़ेगी, जब बैंक दर कम कर दी जाती है, क्योंकि जो भी दर अगर बढ़ाती है आरबीआई तो उसकी वजह से मार्केट में मनी की सप्लाई कम होगी, तो मुद्रास्फीति कंट्रोल में आएगी। लेकिन अगर किसी भी रेट को यहाँ पे अनुपात को या रेट को अगर बढ़ाया जाता है तो उसकी वजह से मार्केट में मनी की सप्लाई है वो मनी की सप्लाई वो कम हो जाती है, और जब आरबीआई द्वारा कोई भी रेट या अनुपात कम किया जाता है तो उसकी वजह से मनी की सप्लाई वो मार्केट में बढ़ जाती है, तो उसकी वजह से इन्फ्लेशन बढ़ता है, और कम करने की वजह से बढ़ाने की वजह से कम होता है और कम करने की वजह से इन्फ्लेशन बढ़ता है। इनवर्स रिलेशनशिप इन इंटरेस्ट रेट एंड इन्फ्लेशन, दोनों के बीच में ऋणात्मक संबंध होता है। अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ेगी तो महंगाई कम होगी, और इंटरेस्ट रेट कम होगी तो महंगाई बढ़ेगी, दोनों के बीच में उल्टा या ऋणात्मक संबंध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2015-16 में भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के इक्विटी अंतर्प्रवाह में योगदान के संदर्भ में निम्न में से कौन सा देश शीर्ष पर रहा है। मतलब जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो दो तरह से आता है, अपने यहाँ पे दो तरह से इन्वेस्टमेंट किया जाता है फॉरेन इन्वेस्ट, एक एफडीआई और एक एफआईआई। एक होगा एफडीआई और दूसरा एफआईआई। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट प्रत्यक्ष निवेश जो सीधा किसी कंपनी में
पैसा लगाता है या कंपनी में अपनी हिस्सेदारी खरीदता है उसको बोलते हैं अपन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, किसी कंपनी में सीधा पैसा लगना। FII होगा वो शेयर मार्केट के थ्रू किसी कंपनी के या कुछ कंपनियों के मिलाकर वो निवेश करेंगे, इसको बोलते हैं प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। और इसका विदेशी संस्थागत निवेश की वो शेयर मार्केट के थ्रू मार्केट में पैसा लगाएगा। लेकिन FDI में क्या करेगा, डायरेक्ट कंपनी में अपनी हिस्सेदारी खरीदेगा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट या प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। तो इसमें 2015-16 में सबसे ज़्यादा किस देश ने अपने यहाँ पे FDI में इन्वेस्ट किया था? किसमें FDI में निवेश सबसे ज़्यादा किसने किया था? 2015-16 में सबसे ज़्यादा निवेश जो FDI में किया था वो मॉरिशस ने किया था, और उसके बाद में सेकंड था सिंगापुर। और अभी वर्तमान में 2022-23 में जो FDI में सबसे ज़्यादा जो निवेश किया गया है वो किया गया है सिंगापुर के द्वारा। किसके द्वारा? सिंगापुर के द्वारा किया गया है सबसे ज़्यादा। और दूसरे नंबर पे है, सेकंड नंबर पे है मॉरिशस। सेकंड नंबर पे कौन सा है? मॉरिशस। और थर्ड नंबर पे है USA। और चौथे नंबर पे है UAE, यूनाइटेड अरब अमीरात। ये 4 टॉप कंट्रीज है जिनका सबसे ज़्यादा भारत में FDI में या प्रत्यक्ष विदेशी निवेश है। सिंगापुर सबसे टॉप में, और 2015-16 में मॉरिशस सबसे टॉप में था। अभी सबसे ज़्यादा निवेश सिंगापुर का 2022-23 में सबसे ज़्यादा FDI में निवेश है वो सिंगापुर का है। उसके बाद में सेकंड नंबर मॉरिशस का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा केंद्रीय बजट के राजस्व खाते में सम्मिलित नहीं किया जाता है? 2 तरह के अकाउंट होते हैं बजट के, एक राजस्व खाता और एक कैपिटल अकाउंट। एक होता है कैपिटल अकाउंट। कुछ ऐसी होती है जो इन्वेस्टमेंट से पर्पज से रिलेटेड, जो भी इन्वेस्टमेंट या इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज होती है वो आती है पूंजीगत खाते में। करंट ईयर से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज होती है वो आती है नॉर्मली राजस्व खाते में। तो निम्न में से कौन सा केंद्रीय बजट के राजस्व खाते में सम्मिलित नहीं है? इनमें से कौन सा सम्मिलित नहीं है? ब्याज प्राप्तियां कैपिटल अकाउंट का है, राजस्व अकाउंट का ब्याज प्राप्तियां, कर प्राप्तियां राजस्व अकाउंट का है, और सरकारी और सार्वजनिक उपक्रमों के लाभ है वो भी राजस्व खाते की प्राप्तियां है, क्योंकि ये 1 साल से संबंधित है। लेकिन अन्य बचतें जो अपन प्रोविडेंट फंड में, किसान विकास पत्र में, PPF अकाउंट में जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं वो अन्य बचतों में आता है जो लॉन्ग टर्म के लिए होती है। और ये कैपिटल अकाउंट का इंस्ट्रूमेंट है। किसका है? कैपिटल अकाउंट का इंस्ट्रूमेंट है। और ये बाकी तीनों जो है वो राजस्व खाते के इंस्ट्रूमेंट है। जो भी अपन ने लोन दिया उस पर जो ब्याज मिलता है, या जो टैक्स कलेक्शन गवर्नमेंट ने किया, या सरकारी या गवर्नमेंट जो पब्लिक इंस्टीट्यूट है उनका जो भी लाभ, प्रॉफिट या डिविडेंड जो भी आता है, वो तीनों चीज़ें किसकी है? राजस्व खाते की है। लेकिन अन्य बचतें जो अपन PPF या सुकन्या में या सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में या फिर डाकघर बचत खाते में, जो ये इंदिरा विकास पत्र और किसान विकास पत्र जो होते हैं NCC, और इनमें जो भी इन्वेस्ट करते हैं अपन, वो सब किस में आएगा? कैपिटल अकाउंट में आएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो पिछले पेपर में आए हुए थे, 2020-21 और 16-17 और 18 के पेपर्स में आए हुए क्वेश्चन है। तो ये थे अपने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्लास में अपन फिर से इसी तरह से कुछ क्वेश्चन सोल्व करेंगे ताकि अपने को एग्जाम की प्रिपरेशन भी हो सके और पता चले कि किस तरह के क्वेश्चंस पेपर में आते हैं। धन्यवाद।